वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम लगभग 130 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 5/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल, जैसा कि मैंने बताया आपको, लगभग 130 शिफ्ट में एग्जाम कराए गए थे, जिसके जो है आज हम लोग 5/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी जो भी आपको पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक हवाई जहाज जो है 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिनमें से 45% पुरुष और 20% बच्चे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुष, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात न्यूनतम संख्याओं में ज्ञात कीजिए कि कितनी है। तो यहाँ पर जो है हमें संख्याएं से कोई भी मतलब नहीं है, हम लोग रेशियो से ही निकाल सकते हैं कि पुरुष, बच्चे और महिलाओं का अनुपात कितना है। यहाँ पर जो है कोई भी जो है हवाई जहाज में कुल जो है कितने प्रतिशत यात्री रहे होंगे? 100%। किसी भी चीज़ में, कोई कक्षा हो, कोई होटल हो, कोई हवाई जहाज हो, किसी भी चीज़ में किसी भी व्यक्ति का उपस्थिति हमेशा खुद में 100% होती है। तो 100% में से बोला गया कि 45% पुरुष है, यानी कि मैन लिख लेते हैं, यहाँ पर वोमेन W से डिनोट कर देते हैं और बच्चा यानी कि चिल्ड्रन C से डिनोट कर देते हैं। तो बोला गया 100% में से 45% पुरुष है, तो 45% यहाँ पर पुरुष लिख लेते हैं। फिर बोला गया कि यहाँ पर जो है 100% में से 20% क्या है? बच्चे हैं। तो टोटल जो है पुरुष कितने हो गए? 45% और 20% बच्चे हैं। तो टोटल जो है कितने प्रतिशत लोग हो गए? 45 + 20, यानी कि 65% लोग क्या है? पुरुष है या फिर बच्चे हैं। तो 100 में से 65 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 35 बचेगा, यानी कि ये जो 35% आया वो असल में क्या है? महिलाओं की संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? महिला 35% है। रेशियो में वैल्यू चाहिए तो जो भी कट रहा है उसे काट लेंगे। तो ये आपका 5 से 9 बार में चला जाएगा, 5 से 7 बार में चला जाएगा, ये 5 से 4 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 9:7:4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या है? सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर जो है क्या है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर से 3 तिया 9, 9 में से 4 गया तो 5, 5 बटा कितना हो जाएगा आपका? 12, 5/12। यहाँ पर जो है बाकी को आप नीचे लिख लेंगे, वो 1 भाग है आपका, फिर क्या है? मिडिल ब्रैकेट है आपका 1/2 है, प्लस 1/3 प्लस 1/6। भाग का साइन है तो भाग को गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाती है। तो 5/12 है तो कितना हो जाएगी? 12/5 हो जाएगी। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर से 6 दूनी 12। तो यहाँ पर से आप क्या करेंगे? इसका सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर से 3, 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 30। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 प्लस 10 तिया 30, 5 छक 30, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। यानी कि आपका यहाँ पर से जो है हल करने पर ये जो है ये यहाँ पर हल करेंगे तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा? जोड़ने पर 37/30 आ गया। कितना आ गया? 37/30। तो ये आपका क्या बच गया? 1 भागा 37/30 है, तो 1 है, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाएगी, यानी कि 37/30 को क्या लिखेंगे? 30/37। तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा? 1 × 30/37 करेंगे तो 30/37 आएगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर 30/37 आपका आंसर आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार को जो है 4800 रुपये में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं जो है पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है? 100% होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि एक दुकानदार जो है मशीन को बेचता कितने में? 4800 रुपये में बेचता है
और 100% का सामान अगर 4800 में बेचता है तो कितने प्रतिशत का हानि होता है? 20% का हानि होता है। यानी कि 100% के सामान में 20% का हानि हो रहा है, यानी कि उसे बेचा कितने में? तो 80% में बेचा। लेकिन बोल रहा है कि उसे क्या चाहिए? 20% का लाभ चाहिए, तो उसे कितना में बेचना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो 100% का सामान कितने में बेचेगा? 120% में बेचेगा। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से। 40 × 120, 40 दूनी 80, 2 से काटेंगे 4800 को तो 2412 में चला जाएगा। तो आपका यहाँ पर से विक्रय मूल्य कितना आ गया? 24 × 7200 रुपया आपका क्या आ गया? विक्रय मूल्य, आपका नया विक्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है? सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल कर लेते। 5 से काटेंगे 350 को तो कितना बार में चला जाएगा? 70 बार में। 7 × 5 = 35 होता है किसके? तो यहाँ पर जो है 70 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 प्लस यहाँ पर से जो है परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। तो 1 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया। तो कितना हो गया आपका? 25 × 75। तो 140 × 75 आपका कितना हो जाएगा? 14 × 7 = 21, यानी कि 215 आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बस जो है अपनी सामान्य दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है, और पहले व्यक्ति को जो है 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आपको इस प्रश्न को बनाने के लिए जो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या पता होना चाहिए? कि दूरी बराबर आपका क्या हो जाता है? चाल इंटू समय, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि एक जो है यहाँ पर जो है बस की चाल, यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लेते? बस की चाल हम लोगों ने क्या मान लिया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है बस और व्यक्ति जो है समान दिशा में जा रहे हैं, तो चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कि अगर बस की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और पहले वाले व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगा? समान दिशा में चल रहा है तो चाल घट जाएगा। तो ये आपकी स्पीड हो गई। इंटू टाइम, तो समय कितना समय लगता है पार करने में? 10 सेकेंड। तो इंटू क्या कर देंगे? 10। तो ये आपकी क्या होगी? कुल दूरी निकल जाएगी। कुल दूरी किसकी निकल जाएगी? यानी कि ये जो है कुल दूरी क्या है? बस की जो लंबाई है वही आपकी कुल दूरी है। तो ये जो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर से बस की लंबाई नहीं, यानी कि बस और व्यक्ति की जो दूरी है ये आपका कुल दूरी हो जाएगा। फिर उतनी ही दूरी से जो है उस 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दूरी को पार करना है। तो अबर जो है क्या हो जाएगा? बस की चाल ए है माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है और उसे पार करने में 11 सेकेंड लगता है। तो दोनों दूरी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर से हल करेंगे, ए का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ पर जो है हम लोगों को जो है सेकेंड को जो है घंटा में चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर भाग यहाँ पर अगर इसे घंटा में चेंज करेंगे और भट्टा 60 × 60 करेंगे तो यहाँ भी हमें घंटा में चेंज करना होगा 60 × 60, तो वो आपस में कट जाएंगे, इसलिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपका ए का मान आएगा वो किस में आएगा? असल में किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा? 10 से 11 ए, तो 11 ए में से 10 से गया तो ए बचा, बराबर आपका कितना हो जाएगा? 10 × 30, इधर आपका कितना हो गया? 11 × 5 = 55, तो 55 को इधर भेजेंगे तो 55 - 30, तो कितना हो जाएगा आपका? 25। यानी कि बस की चाल जो है कितनी आ गई? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्या है? ग्राफ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है, ग्राफ में दिया गया है कि कुल छात्रों के कितने भाग में कला संकाय में जो है शामिल किया गया है। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर जो है ग्राफ में दिया गया सभी का जो है अलग अलग यहाँ पर दिया गया है कि कितने कितने जो है छात्र है। जैसे कि एजुकेशन में 300 छात्र है, आर्ट्स में 1200, साइंस में 1000 है, कॉमर्स में आपका हो गया 650, लॉ में आपका 450 हो गया। ये आपका क्या है? सभी विषयों में आपके टोटल संख्या दी गई है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुल छात्र कि कितने भाग ने कला संकाय में शामिल हुए। तो कला आपका कौन सा? 8। तो कला में कितने शामिल है? 1200। कुल कितने में से? तो टोटल स्टूडेंट हमें निकालना होगा। तो 1200 1000, तो 2200, 22 6 28, 28 5 33, 33 3 कितना हो गया? 36। यानी कि कुल 3600 स्टूडेंट में से 1200 क्या है? आर्ट्स लिए। तो कितना भाग हो गया? यहाँ पर से काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। यानी कि कुल छात्रों का 1/3 भाग जो है क्या लिए? कौन से विषय लिए? तो आर्ट्स यानी कि कला लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अनिल जो है अकेले एक कार्य को जो है 6 दिन में पूरा कर सकता है, भूषण अकेले इसे जो है 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि अनिल और भूषण इस कार्य को जो है करने को 3200 रुपये में तय करते हैं। तो चंदन की मदद से वे जो है उस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इस आय में चमन का हिस्सा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया, अनिल है, फिर आपका कौन सा है, अनिल है, फिर आपका भूषण है। तो अनिल जो है कितने दिनों में काम कर सकता है, 6 दिनों में कुल काम, और भूषण 8 दिनों में करता है। क्या करेंगे, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, और 24 को 8 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 8 तिया 24, यानी कि टोटल काम करना कितना है, 24। तो यहाँ पर बोला गया कि जब चमन की मदद से करता है तो कुल काम कितने दिनों में कर लेता है, 3 दिनों में कर लेता है। तो हमें जो है इफिशियंसी बराबर आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क बाई टोटल टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है, टोटल टाइम। तो यहाँ पर जो हमें क्या चाहिए, अगर हम लोग इस टोटल इफिशियंसी में से यानी कि टोटल काम में से 3 दिन से भाग करते तो हमें क्या निकल जाएगा, अनिल का, भूषण का और चंदन का कुल कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, 24 को जो है किससे भाग करेंगे, कुल दिन कितना लगता है तीनों को मिलकर, 3 दिन में, तो काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में। यानी कि अनिल भूषण और चमन का जो है तीनों का मिलाकर जो है कितनी कार्य क्षमता है, 8 है। तो उनमें से अनिल का कितना है, 4 है, भूषण का 3 है, यानी कि टोटल 8 है। तो यहाँ पर 4 और 3 7, तो अनिल और भूषण का हो गया। तो यानी कि चमन की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर से हमें जो है अब क्या पता चल गई, तीनों की कार्य क्षमता पता चल गई, अनिल, भूषण और चमन की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैसा बांटा जाता है यानी कि जो रकम बांटा जाता है वो व्यक्ति के कार्य क्षमता के आधार पर ही बांटा जाता है, यानी कि कार्य क्षमता इफिशियंसी के आधार पर बांटा जाता है। तो यहाँ पर जो है इस अनुपात में जो है क्या किया जाएगा, पैसा बांटा जाएगा। तो टोटल जो है अनुपात का यूनिट में योग कितना है, 4 3 7 1 8 यूनिट है, और 8 यूनिट का वैल्यू कितना है रुपये में, 3200 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 400 रुपये। हमें क्या चाहिए कि चमन का हिस्सा कितना है, यानी कि चमन को कितना रुपया मिलता है। तो चमन को कितना रुपया मिलेगा, 1 यूनिट अगर उसकी इफिशियंसी है तो 1 यूनिट का रुपया मिलेगा। तो 1 यूनिट का रुपये में वैल्यू कितना है, 400 रुपये, यानी कि चमन को 400 रुपये मिलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या दिया गया कि x² - 4x + 1 बराबर 0 है। तो आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग x + 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरीके से, जैसे कि x² है + 1 है बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 4x, x से सभी को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, x + 1/x बराबर 4। तो अगर x + 1/x बराबर 4 है और x² + 1/x² का हमें वैल्यू चाहिए तो शॉर्टकट तरीका आपका क्या हो जाता है, a² - 2 होता है। ए क्या हो जाता है आपका, ये जो x + 1/x का जो वैल्यू है वही आपका क्या मान लेते हैं यहाँ पर a। तो शॉर्टकट करेंगे, ये जो आपका शॉर्टकट ट्रिक होता है x² + 1/x² का वैल्यू निकालने का। तो आपका जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, a कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4 × 16 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि 14 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि रैशनल नंबर नहीं है। क्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर कहते किसे है। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे a/b फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि जिसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके उसी को क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर कहा जाता है। और जिस संख्या को a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे इरेशनल संख्या यानी कि इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो रैशनल नंबर आपको ध्यान देना है कि उसे जिसे a/b फॉर्म में लिखा जा सके उसे रैशनल नंबर कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले सभी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 3² + 4² किसका वैल्यू होता है, 5 का स्क्वायर का। तो स्क्वायर हटा देंगे तो रूट भी हट जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। 1296 किसका स्क्वायर होता है, तो 36 का स्क्वायर होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 3.6। पॉइंट हटा देंगे नीचे 10 आ जाएगा आपका। रूट 125 जो है किसका वैल्यू होता है, तो 5√5 का वैल्यू होता है। और 900 जो है किसका वैल्यू होता है, तो 30 का वैल्यू होता है। तो मैंने बोला कि 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। 30 को 30/1 लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है अगर संख्या में तो नीचे एक छुपा हुआ रहता है। यानी कि ये भी जो आपका क्या है a/b फॉर्म में है, ए भी आपका a/b फॉर्म में है,
ये भी आपका ए बाई बी फॉर्म में है, लेकिन ये आपका ए बाई बी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि रूट 5 का कोई भी निश्चित वैल्यू नहीं होता। इसका जो है अप्रॉक्स वैल्यू आता है निश्चित, यानी कि इसका जो है वैल्यू कभी भी अंत नहीं होगा। जब आप इसे जो है बेसिक तरीका से रूट 5 को जब तोड़ने के लिए जाएंगे तो इसका कभी भी जो है एक निश्चित मान, यानी कि इसका मान कभी भी कहीं पर अंत ही ना होगा। तो जिसका वैल्यू अंत ही ना हो तो उसे ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि ये जो पार्ट जो रूट 5 है वो असल में क्या है, इरेशनल नंबर है। यानी कि क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है यानी कि वह अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रूट 5 किसका मान था, रूट 125 का ही मान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी कमरे की बीमाएँ जो है 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर है तो 1/2 मीटर, 1/3 मीटर, 1/4 मीटर आकार के कितने घनों को जो है उस कमरे में रखा जा सकता है। तो करना कुछ नहीं है, इनके वॉल्यूम से यानी कि आयतन से भाग कर देना है। तो इन तीनों को गुणा कर देंगे, इन तीनों के गुणा से भाग कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे 2 गुना 3 गुना 4 बटा 1/2 गुना 1/3 गुना 1/4, यानी कि 2 × 3 × 4 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा। तो सभी गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 4 16, 16 9 144, 144 चौक आपका कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 14 चौक 56, 4 चौक 16, यानी कि कितना हो जाएगा 576। तो ये जो है उस घन में, इस बड़े वाले घन में जो है इतनी बीमाएँ जो है क्या कही जा सकती है, इस जो है कमरे में, इस कमरे में जो है इतनी जो है बीमाएँ रखी जा सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई आकृति में जो एंगल BAD 55 डिग्री है, ACD जो है 30 डिग्री है, BACY डिग्री है, और गैर परिवर्त जो है एंगल BDC जो है x डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x माइनस y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है पहले मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके नीचे यहाँ पर साइड में बना देता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ आपको बेहतर तरीक़ा से। तो ये जो है आपका यहाँ पर मिल गया, नाम क्या दिया गया इसे, ABC। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो है क्या है, गैर परिवृत्त है। तो सबसे पहले जो है जो एंगल दिया गया वहाँ पर पहले इसे लिख लेते। ये जो आपका कितना है 55 डिग्री है, ये आपका कितना हो जाता है 30 डिग्री है। यहाँ पर जो है क्या करेंगे देंगे, इसे मिला देते हैं। ये जो है BAC आपका कितना, ये आपका y डिग्री है, और ये आपका क्या है x डिग्री है, ये आपका x डिग्री है। पूछा क्या जा रहा है, x माइनस y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है बोल दिया गया है कि ये जो है क्या है, गैर परिवृत्त है, यानी कि ये क्या एक तरीके से गैर परिवृत्त है। तो ये दोनों क्या है, ये एक तरीके से आपसे बोला जा रहा है कि ये इन सेंटर है, तो ये अगर इन सेंटर है तो ये दोनों आपके क्या है, एक तरीके से एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये 55 डिग्री है, तो ये 55 डिग्री है। तो आपका यहाँ पर जो है टोटल ये पूरा डिग्री कितना हो जाएगा, 55 दूनी 110 डिग्री, कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 110 और 60 डिग्री, तो y का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, अगर ये 110 है ये 60 है तो टोटल ये डिग्री कितना हो जाएगा, टोटल जो है 180 होता है किसी ट्रायंगल की भुजा, 170 अभी तक हो गया। तो 180 माइनस 170 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 10 डिग्री। हमें क्या चाहिए, x का फिर वैल्यू चाहिए। तो इन सेंटर का निकालने का फार्मूला क्या होता है, 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए होता है। क्या होता है, 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए होता है। तो एंगल ई का मान कितना है, 10 मान है। तो आधा करेंगे, एंगल ए का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 90 या 5 कितना हो जाएगा 95। तो x डिग्री का x का मान कितना आ गया 95 डिग्री। तो x का भी वैल्यू पता है, y का भी वैल्यू पता है। तो x माइनस वाई करेंगे, यानी कि 95 माइनस 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 85 डिग्री होगा। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x बराबर 2 है, y बराबर 5 है तो इतना का मान क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, x y का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या है 5 × x, तो x कितना है 2, y कितना है 5, माइनस y स्क्वायर, तो y का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25। यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25 दूनी 50 माइनस 25, 50 में से 25 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 25, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी भी बहुभुज के बाही कोणों का योग कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बहुभुज हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, या फिर आपका कोई भी पंचभुज हो, अष्टभुज हो, नवभुज हो, कोई भी भुज वाले आपका डायग्राम हो, उसके हमेशा जो है ब्रह्मा कोणों का योग जो है कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में दृश्यमान फलकों का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका कैसा है, ये जो आपका एक 3D फिगर है। कैसा फिगर है, ये आपका 3D फिगर है, 3D ये आपका फिगर है। तो जब आप यहाँ पर जो है, थोड़ा सा मैं पहले इसे मिटा लेता हूँ ताकि आपको समझ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 3D फिगर है। इधर जब देखेंगे तो ये आपका, मैं यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये 3D फिगर है, मैं यहाँ पर लाइन बना देता हूँ, क्लियर आपको हो जाएगा। ये जो है आपका यहाँ पर इस तरीके से लाइन है, ये जो है आपका इस तरीके से यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन है। तो ये जो है आपको जो है बेहतर तरीके से दिख रहा होगा कि ये किस तरीके के फिगर है, 3D फिगर है। यानी कि ये जो है पूरे इसके जो है फलकों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। यानी कि हमें क्या चाहिए, इसे मान लेते ए, यानी कि इसका क्षेत्रफल चाहिए बी का, इसे सी मान लेते, इसे डी मान लेते, इसे ई मान लेते। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल यानी कि एरिया चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, एक एक करके सभी का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर हम क्या करेंगे, सभी का योग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए का क्षेत्रफल निकाल लेते। तो इसकी जो है लंबाई कितनी है, ये जो है लंबाई, ये जो है ऊंचाई, ये जो है ऊपर की कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ये जो है कितनी है, ये अगर 7 है तो ये भी कितनी रही होगी 7 सेंटीमीटर। तो 15 सतह आपका कितना हो जाएगा 75 से, यानी कि 105 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ए का वैल्यू। अब क्या करेंगे, बी का निकालेंगे। तो ये 7 है, तो ये यहाँ पर कितना है 5 है, यानी कि ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 7 5 35। तो बी बराबर आपका कितना हो गया 35। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी आपका एक क्षेत्रफल है, ये इसे हम लोग क्या कर लेते हैं यफ मान लेते हैं, ये भी आपका एरिया। तो यफ का जो है यहाँ पर निकालेंगे। तो ये जो है लंबाई, ये जो है लंबाई कितनी है यहाँ पर से, ये जो है लंबाई 8 है, तो ये टोटल 15 है। तो 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि ये जो है कितना है 7 है, तो ये कितना है 5 है। तो ये जो है यफ की टोटल एरिया कितना हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 लिख दिए। फिर जो है सी का एरिया निकालेंगे। तो टोटल जो है यहाँ पर, ये जो है टोटल यहाँ पर से 20 है, इतना 7 है। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है। तो अगर पूरा 20 में से 7 चला गया तो कितना बचा 13। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 है। और ये जो है ये कितनी है आपकी, ये आपका यहाँ पर 8 दिया गया है। तो ये अगर 13 ये 8 है, तो 13 8 आपका कितना हो जाएगा 104। कितना हो जाएगा 104, यानी कि सी का वैल्यू 104 आ गया। डी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी का लंबाई ये जो है कितना है 13 है, कितना है 13, और ये कितना है आपका 5 है। तो 13 25 आपका कितना हो जाएगा 65। तो डी का वैल्यू 65 आ गया। ई का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 25 40, क्योंकि ये जो 8 है ये चौड़ाई आपकी 5 है। अब क्या कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे तो आपका कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सभी को जोड़ देते हैं यहाँ पर से। तो आपका हो जाएगा 5 5 10, 5 5 10 10 10 20 20 और 4 24, 24 हाथ में 2, 10 3 13 13 3 16 16 10 26 26 26 26 और 10 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, यानी कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, ये टोटल क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको जो है ध्यान देना था कि ये जो है फिगर कैसा था, 3D फिगर था। सभी का एरिया जोड़कर कितना आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो भारों जो है 27 kg और 108 ग्राम का अनुपात में वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है एक तो ग्राम में एक केजी में है, तो ये जो केजी में उसे हमें क्या करना होगा ग्राम में चेंज करना होगा। तो हम आपको पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर आपका कितना केजी होता है 1 केजी होता है। तो अगर 27 केजी का टोटल कितना ग्राम हो जाएगा, तो 27000 ग्राम हो जाएगा। और किससे अनुपात चाहिए 108 ग्राम से। काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 27 से काटेंगे तो ये 4, ये आपका 1000 बार में, ये 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 250 बार में चला जाएगा। और इधर आपका कितना बचेगा 1, यानी कि 250 अनुपात आपका 1 सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल यानी कि रिमाइंडर 6 प्राप्त होता है। तो इस तरीके के प्रश्न में हमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, रिमाइंडर को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तीनों संख्याओं का एलसीएम जो है लेने के लिए डायरेक्ट तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे जाएंगे तो 21 है, तो 21 35 में जो है 7 पहले ही कॉमन आ गया, तो बचा क्या 21 में 3 बचा, तो 3 लिख देंगे। फिर उसी तरीके से 3 तो यहाँ पर आ गया, 12 में बचा क्या 4, तो 4 लिख देंगे। आपका टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70 दूनी 140, 14 तिया 42, यानी कि 420 आपकी क्या आ गए, इन तीनों संख्या की एलसीएम आ गए। शेषफल जो यहाँ पर दिया गया उसे क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 420 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 426 होगा, यही आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या 21,600 में जो है कितने जो है गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो है सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी कि इसे जो है तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो 21,600 को, यानी कि ये आपका क्या है, पहले तो 6 पर क्यू है, इंटू क्या है 100 है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 है। और यहाँ पर तोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, यानी कि 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3 आ गई। तो यहाँ पर से आपका टोटल जो है कितना हो जाएगा फैक्टराइजेशन, 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर कितना है 3 और 5 पे पावर 2 है। तो इस तरीके के प्रश्न को जो है डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका होता है, तो ये जो पावर है उसमें क्या कर देंगे, जैसे 5 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो 2.5 को नहीं हम लोग क्या मान लेंगे, इसे 3 मान लेंगे। 2.5 को जो है 5 हटा देंगे तो कितना बचा, 2 बचा। इसे जो है कितना आया, पहले 2.5 आया, तो 0.5 हटा देंगे, क्योंकि हमें जो है डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए। तो 0.5 हटा देंगे, प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट तरीका है। मैं आपको जो है बेसिक तरीका भी बता दूंगा यहाँ पर निकाल के, फिर ये यहाँ पर जो है मैं बेसिक तरीका भी बता दूंगा किस तरीके से निकाला जाएगा। पहले आप ट्रिक सीख लीजिए यहाँ पर से। तो ये जो पावर है, पावर को जो है भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5, तो पॉइंट के बाद की संख्या हटा देंगे, 2 है, 2 में क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे। फिर जो है यहाँ पर कितना है, पावर 3 है, 3/2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5। तो 1.5 को जो है 0.5 हटा देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर क्या है 5 पे पावर 2 है, 2 से 2 भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 में क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2। हमें जो है पॉइंट जो रहेगा जो अंक उसे हटा देना है और 1 जोड़ देना। अगर 1 रहे तो उसमें क्या कर देंगे 1 और जोड़ देंगे, जो यहाँ पर नंबर आए उसे क्या कर देंगे गुना कर देंगे, उतना ही आपका क्या होगा आंसर होगा। यानी कि क्या कर देंगे 3 इंटू 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 12 जो है गुणनखंड क्या होंगे पूर्ण वर्ग होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया ट्रिक तरीके से निकालने का तरीका। लेकिन अगर आपको बेसिक सीखना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है क्या दिया गया 2 पे पावर जो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 0, फिर आपका क्या होगा 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5। फिर इसे क्या करेंगे ये जो आपका इंटू में ही रहेगा। फिर जो है क्या करेंगे 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा इतना बेसिक में। इसलिए आपको मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि हमेशा ये ट्रिक वाइज ही हल करें। तो यहाँ पर जो है मैं इससे पहले बेसिक भी आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो है 5 पे पावर 2 है तो 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2 इसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे जो भी जो है पावर जिसका भी पावर जो है क्या है ऑड है उसे क्या कर देंगे हटा देंगे, यानी कि 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 5 हटा देंगे। यहाँ पर पावर जो जिस पर भी पावर ऑड यानी कि विषम है, विषम पावर है उसे हटा देंगे। तो यहाँ पर 3 पे पावर 1, 3 पे पावर आपका यहाँ पर 3 पे पावर 3 होगा, तो ये दोनों चला गया। ये आपका 5 पे पावर 1 चला जाएगा। अब क्या करेंगे जो बचा उसे क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, यानी कि उतनी बार नीचे लिख देंगे। 1 2 3 बचा तो क्या करेंगे 3 नीचे लिख देंगे इंटू यहाँ पर आपके कितने बच गए 1 2 बच गए 2 नीचे लिख देंगे इंटू यहाँ पर कितने बच गए 1 2 बच गए 2 नीचे लिख देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। तो यहाँ पर आपका 12। तो दोनों स्थितियों में जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों स्थितियों में आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 45 प्लस ए माइनस कॉस 45 माइनस ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है फार्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है कॉस
पहले साइन का मैं बता देता हूँ। साइन थीटा प्लस फाई रहे तो आपका क्या हो जाता है, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, प्लस है तो प्लस रहेगा, इंटू आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है कॉस थीटा इंटू साइन फाई हो जाता है। तो ये तो आपका हो गया इस साइन फाई, तो ये आपका हो गया इसका फार्मूला, यानी कि इस वाले का फार्मूला। अब आपको जो है कॉस, कॉस का भी पता होना चाहिए। कॉस जब आपका कॉस आपका थीटा माइनस फाई रहता है तो फार्मूला क्या हो जाता है आपका, कॉस थीटा कॉस फाई, माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, साइन थीटा इंटू साइन फाई हो जाता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा ट्यूनमेट्री में। तो क्या करेंगे, अब फार्मूला मैंने बता दिया, इसी तरीके से वैल्यू इसी तरीके से इसे जो है हल करेंगे हम लोग। तो साइन 45 प्लस ये है, यानी कि ये जो है थीटा ये फाई है, तो साइन में जो है क्या करेंगे, साइन 45 यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इस तरीके से साइन 45 डिग्री इंटू कॉस ए, प्लस आपका क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू साइन ए, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस ए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू साइन ए होगा। इस तरीके से हल करेंगे तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, साइन 45 और कॉस 45 का मान आपको पता होना चाहिए कि बराबर होता है, कितना होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पर जो है अगर साइन 45 इंटू कॉस ए है और यहाँ पर क्या है कॉस 45 इंटू कॉस ए है, तो यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि कॉस 45 और साइन 45 का मान सेम होता है, तो ये दोनों मान अगर सेम है तो वैल्यू भी सेम है। तो यहाँ पर क्या आपका बचेगा, एक तरीके से बच रहा है, यहाँ पर प्लस कॉस है, यहाँ पर माइनस कॉस है, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ भी कॉस 45 साइन 45 बराबर है, और यहाँ पर से प्लस साइन ए है, यहाँ पर क्या है माइनस साइन ए, यानी कि ये दोनों भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या बचा आपका 0, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर कितना है 361 यानी कि 36.1 है और 102.4 है। पॉइंट हटाएंगे क्योंकि एक संख्या के बाद यहाँ पर एक संख्या के पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक संख्या के पहले पॉइंट है, हट जाएगा। 1961 किसका स्क्वायर होता है 19 का, और 1024 किसका स्क्वायर होता है तो 32 का। तो आपका 19/32 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक छात्र को जो है मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% जो है अंक मिले और 20 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। तो पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर बोला कि पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, लेकिन उसने कितना अंक प्राप्त किया 10% अंक प्राप्त किया, यानी कि कितना जो है पास होने के प्रतिशत अंक से कितना प्रतिशत कम अंक प्राप्त किया। तो प्राप्त करना था 20 लेकिन प्राप्त किया 10%, यानी कि कितना कम प्राप्त किया 10% कम प्राप्त किया, जो कि नंबर में कितने के बराबर है 20 नंबर के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण अंक कितना है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है 20%, यानी कि हमें क्या चाहिए 20% का वैल्यू चाहिए। दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 नंबर होगा। तो यही तो आपका क्या है 40 नंबर उत्तीर्ण अंक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 540 रुपये में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को जो है 10% की हानि होती है। तो पूछा जा रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वह पुर्जा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए, मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है कितना होता है 100% होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि 540 रुपये में बेचने पर शकीला को जो है क्या होता है 10% की हानि होती है, यानी कि बेचा कितने में 540 में, और जो है पहले 100% का सामान कितने प्रतिशत के हानि में बेच दिया तो 10% के हानि में बेच दिया, यानी कि कितने में बेच दिया 90% में बेच दिया। लेकिन अब उसे कितना में बेचना चाह रहा है 10% के लाभ में, यानी कि कितने में बेचना पड़ेगा 110% में। हल करेंगे यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा नया विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं, 90 से काटेंगे तो 6 बार में चला जाएगा, तो 11 से कितना हो जाएगा 66, यानी कि 660 रुपये आपकी क्या आ गई वस्तु की नई विक्रय मूल्य आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक परिवार द्वारा उपभोग
की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में जो है 25% की वृद्धि होती है, तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस मद पर व्यय में जो है क्या हो, अपरिवर्तित रहे। तो इस तरीके के प्रश्न में करना कुछ नहीं होता है। वृद्धि कितना हुआ है, 25% का। और अगर किसी भी खपत जो है, कोई भी जो है खुद में जो है 100%, यानी कि उसका जो है कुल खर्च शुरुआत में कितना हो रहा था, 100%, 25% वृद्धि होने के बाद उसकी जो है खर्च कितनी हो जाएगी, 125%। यानी कि हमें अब कमी किस में लाना है, 125 रुपये में कमी लाना है। कितने की, जो वृद्धि हुई है, वृद्धि कितनी की हुई है, 25 की। कमी किस में लाना है, 125 में कमी लाना है, तो 25/125 कर देंगे। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना कर देंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे 125 तो 5 बार में चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका क्या आ गया कि 20% की अगर वो कमी कर देता तो क्या होगा, व्यय में यानी कि एक्सपेंडिचर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा क्या होता है। तो विचलन का योग हमेशा 0 यानी कि 0 होता है। तो ये आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि मध्य के संबंध में विचलन का योग 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो है 50 रुपये का अंतर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैंने एक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फुल फ्लेज वीडियो डाला। उस वीडियो में मैंने बताया था कि इस तरीके के प्रश्न कैसे हल किया जाता है आसानी से। तो यहाँ पर जो है मैंने वहाँ पर जो एक बताया था कि 2 साल का जो है अगर चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो वहाँ पहले मैंने जो है 2 साल का एक रेशियो बताया था। रेशियो मैंने क्या बताया था, 2 साल का 2:1। तो ये जो आपका पहला वाला जो अंक है, यानी कि ये जो पहला वाला होता है वो असल में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। और ये जो बाद वाला होता है वो असल में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पहले बार में प्रतिशत ब्याज कितना लगता है, 10% ब्याज लगता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 10% का भी 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1%। यानी कि ये जो आपका असल में गुना जो होता है वो आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। और ये जो आपका होता है वो असल में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज होता है। तो 1 × 1 यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज प्रतिशत में अंतर कितना है, 1%। और रुपये में अंतर कितना है, 50 रुपये का अंतर है। तो आपको मैं पहले वाले वीडियो में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल जो है खुद में यानी कि मूलधन खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो अगर 1% का वैल्यू 50 रुपये तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000 रुपये होगा। यानी कि वह मूलधन कितनी थी, धनराशि, तो 5000 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये जो है अगर तरीका आपको रेशियो तरीका से नहीं बनाना आता है तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने जो वीडियो डाला हुआ अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि रेशियो से किस तरीके से हल किया जाता है। अगर आपको जो है इसका फार्मूला चाहिए तो मैं यहाँ पर फार्मूला भी आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो उस पर हल कर सकते हैं। फार्मूला आपका हो जाता है P/R²/10,000 बराबर आपका क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला है, रेशियो मेथड दोनों मैंने बता दिया, जो आपको बेहतर लगे आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि sin 15 का मान क्या होगा। तो sin 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। और मैंने जो है ये जो है फार्मूला sin थीटा प्लस फाई का बताया था। ये जो है आपका यहाँ पर sin थीटा माइनस फाई है। इसका जो है फार्मूला क्या हो जाता है, तो फार्मूला मैं यहाँ पर हल करने के समय ही बता दूंगा। फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर sin 45 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आपका होता है फार्मूला। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर थीटा ये फाई मान लेंगे तो sin थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो हल कर लेंगे। sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 माइनस साइन cos 45 का मान 1/√2 और sin 30 का मान 1/2 होता है। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, √3/2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से, तो 2√2 और √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। आपको अगर जो है हल करना नहीं आ रहा है तो आप फाइनल रिजल्ट भी याद कर सकते हैं।
आपको जो है फाइनल रिजल्ट इस तरीके से साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री उस तरीके से याद रख सकते हैं। साइन 75 डिग्री भी याद रख सकते हैं उस तरीके से, फिर कॉस 75 डिग्री, जो भी आप याद रखना चाहे याद रख सकते हैं। ये आपका फाइनल रिजल्ट आता है। हल करना चाहे तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्याओं जो है 3.03 और 2.05 की योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को घटाएंगे, फिर उन दोनों का योग कर देंगे। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो योग आपका कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 3 8, यानी कि 5.08 आ जाएगा। और डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर से 13 में से 5 गया यानी कि 8, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 0.0। इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, योग। योग कितना हो जाएगा, 8 8 16, 9 1 10, 5 1 6, यानी कि 6.06 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अनिल और बलबीर एक कार को जो है 3 दिनों में जो है पूरा कर सकते हैं। उन्होंने जो है एक साथ जो है कार करना शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद जो है अनिल घायल हो गया और बलबीर को कार को समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बलबीर अकेले उसी कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों मिलकर जो है किसी कार को कितना दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो अगर कोई काम किसी यानी कि टोटल काम अगर 3 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/3। अगर दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं तो उसके उन दोनों के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/3। तो अगर 1 दिन का काम 1/3 है तो दोनों मिलकर कितना दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं। तो 1 दिन का काम 1/3, तो 2 दिन का काम टोटल कितना हो जाएगा, 2/3। तो टोटल काम कितना है, टोटल वर्क 3 है, उनमें से किया गया काम कितना है, यानी कि डन वर्क कितना है, 2 है। यानी कि टोटल काम करना 3 है, अभी तक किया गया 2 काम है। तो 3 में से 2 काम कर लिया गया, तो बचा हुआ काम कितना है, 1 काम है। और इस 1/3 काम को करता कौन है, बलबीर करता है। कौन करता है, बलबीर करता है। और 1/3 काम को कितने दिनों में करता है, 2 दिन में करता है। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि कोई भी काम जो होता है वो कितना काम होता है, 1 काम होता है। तो इस 1 काम को क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि बलबीर उस 1 काम को कुल कितने दिनों में पूरा करेगा अकेले, तो 6 दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई तालिका जो है एक बगीचे में 90 पौधे की लंबाई को दर्शाती है। यानी कि टोटल जो है पौधे की संख्या कितनी है, 90 है। ये जो है यहाँ पर क्या दिए गए, जैसे कि 58 सेंटीमीटर की लंबाई के 20 पौधे, 61 सेंटीमीटर के 25, 62 के 14, 64 के 9, 65 के 12, 70 के 10, इस तरीके से दिए गए। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने पौधे की लंबाई जो है 61 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक है, लेकिन 70 सेंटीमीटर से क्या है, कम है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 61 सेंटीमीटर यानी कि 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, 61 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक, लेकिन 70 से कम, यानी कि ये 70 वाला नहीं होगा। यानी कि हमें क्या चाहिए, 61 से लेकर 62 तक के जितने पेड़ है, जितने ये जो है लंबाई के पेड़ है टोटल, ये जो है हमें क्या चाहिए, इनका योग चाहिए। यानी कि 25 14 आपका कितना हो जाएगा, 39, 39 और 9 कितना हो गया, 39 और 9 48, 48 और 12 कितना हो जाएगा, 60, यानी कि टोटल कितने हैं, 60 पेड़ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ये जो आपका यहाँ पर क्या दिया गया है कि दिए गई तालिका एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। यानी कि अलग अलग जो है छात्रों की संख्या दर्शाई जा रही है। जैसे कि हिंदी 25 लोग बोलते हैं, अंग्रेजी 22, मराठी 12, तमिल 9, बंगाली 4, कुल जो है 72 लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। यानी कि टोटल जितने छात्र हैं उनमें से हर एक 3 छात्रों में से एक छात्र जो है क्या बोलता है, वो विषय बोलती है। यानी कि टोटल कितने छात्र हैं, 72, उसका क्या कर लेंगे, 1/3 निकाल लेंगे। तो 1/3 कितना हो जाएगा, 24। यानी कि 24 या फिर उससे अधिक जो भी भाषाएं में बोली जाती है उसी का आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 24 से अधिक कौन सा छात्र बोलता है, 24 छात्र यहाँ पर आया। तो 24 से अधिक कौन है, 25। यहाँ पर 25 किसकी है, हिंदी के। यानी कि हिंदी भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या क्या है, प्रत्येक छात्र यानी कि कम से कम 3 छात्र में से एक छात्र क्या बोलते हैं, एक तरीके से हिंदी बोलते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।